हेलो डियर एस्पिरेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आपका इस मठ आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत हिमालयन माउंटेन रेंज को उसके फॉर्मेशन, रिलीफ एवं स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में क्लासिफिकेशन किए हुए थे और शॉर्ट डिस्कशन भी किया हुआ था। उसी डिस्कशन को हम लोग आज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जब ये हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक यूपीएससी ने इस टॉपिक से संबंधित कितने सवाल हमसे किए हुए हैं और जो सवाल किए गए हैं उनका फॉर्मेट कैसा है। क्या हम ये तैयार करते समय उन सवालों को सॉल्व करने की स्थिति में है कि नहीं, है ना। अगर हम सवाल सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हैं तो हमारे द्वारा किया गया एफर्ट किसी काम का भी नहीं होगा, है ना। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी और हमें समझाने में भी आसानी होगी। इसे हम ट्रांस हिमालय नाम दे देते हैं, ट्रांस हिमालय। इसे हम लोग ग्रेटर या इनर हिमालय नाम देते हैं। इसे हम लोग मिडिल या लेसर हिमालय नाम देते हैं। इसे हम लोग शिवालिक या आउटर हिमालय का नाम देते हैं। इसे हम नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से देख लेते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ITS-Z, इसको नाम दे दिया हमने MCT, इसको नाम दे दिया हमने MBF, इसको नाम देते हैं हम लोग HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। हमें ये पता है कि ITCZ जोन ऑफ प्लेट कॉलिजन है, अर्थात वह क्षेत्र है जहां दो प्लेटों का टकराव हुआ है। ठीक, तो दो प्लेटें कौन सी थी, हमें पता है कि एक तरफ से कौन सी प्लेट मूवमेंट कर रही थी, यूरेशियन प्लेट, दूसरी तरफ से इंडियन प्लेट। दोनों में हमने देखा था कॉलिजन कभी संभव होगा जब कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव रहा होगा, फोर्स एक्टिव रहा होगा, है ना। तो अभी मान लीजिए हमने हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक, और हमने इसको बनाया हुआ है। अब हमें एक इन्फॉर्मेशन लिखना है पहले तो, कि जैसे हमसे कहा जाता है कि ITS-Z क्या है, तो इस पर हम लोग चर्चा किए हुए थे कल, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन, है ना। ITS-Z हमने देखा था, ITS-Z एक ऐसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना है या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर जुड़ती हैं, बेल्ट होती हैं या वहाँ कॉलिजन होता है, टकराव होता है। ठीक, साथ में ये देखा था कि ये वह क्षेत्र है जहाँ टकराव होने की वजह से, कॉलिजन होने की वजह से क्या हुआ है कि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे धसाव होने के कारण, सब्सिडेंस होने के कारण क्या हुआ है, कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में एक वैली का विकास हुआ है, एक घाटी का विकास हुआ है। और जो ये घाटी है वो कैसी होगी, तो हम कहेंगे कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में विकसित हुई है, जहाँ से सिंधु और सांगपो नदी, जिसे हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो इन दोनों का प्रवाह होता है। और जो इनके अपवाह क्षेत्र का संबंध इसी घाटी से है, तो इस नाम क्या दे रहे हैं, ITS-Z। और दूसरी बात ये कहा जाए कि ITS-Z के बारे में और हम लोग डायग्राम के माध्यम से क्या जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि यह एक ऐसी संरचना है जो ग्रेटर हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करती है। क्योंकि ग्रेटर हिमालय अलग हुआ और ट्रांस हिमालय
हिमालय क्या हो गया, अलग हो गया। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि ये जोन ऑफ प्लेट कोलाइजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ दो प्लेटों का टकराव हुआ है और टकराव होने से कहीं ना कहीं फोल्डेड माउंटेन का विकास हुआ है। ठीक, अब हमें लिखना हो जैसे ITSZ को हमने डायग्राम में देखा और कल भी समझने का प्रयास किया। अगर लैंग्वेज देना हो तो हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते समय उन्हीं चीज़ों को माइंड में बार बार दोहराएंगे। जैसे ITSZ एक ऐसी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है या भौगोलिक संरचना है जहाँ पर यूरेशियन प्लेट एवं इंडियन प्लेट का जुड़ाव हुआ है, वेल्ड हुए हैं या कॉलिजन हुआ है, टकराव हुआ है, क्योंकि इंडियन प्लेट की डेंसिटी एवं स्पीड अधिक होने के कारण वह यूरेशियन प्लेट के नीचे उसका धसाव हुआ है, सब्सिडेंस हुआ है, जिससे यह एक कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में विकसित हुई है। किसके रूप में विकसित हुई है, कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में। इसी क्षेत्र का संबंध सिंधु एवं सांगपो रिवर से होने के कारण इसे ITSZ के रूप में जानते हैं। और फ्यूचर जोन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो शब्द आपको समझ ही पा रहे हैं, IT और IT मतलब इंडस, T मतलब सांगपो, और S का मतलब होता है फ्यूचर जोन। फ्यूचर जोन का मतलब क्या होगा कि वह रेखा जहाँ दो प्लेटें आपस में आके वेल्ड होती हैं, जुड़ती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर जोन बोलते हैं। तो ITSZ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब दूसरा हमसे सवाल ये कहा जाए कि ये बताइए कि जो MCT है तो वो क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जब हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव था, और जब कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव था तो कहीं ना जो फोल्ड बनेंगे वो फोल्ड कैसे होंगे, कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फॉल्ट होंगे। और जब कंप्रेशनल फॉल्ट होंगे, अगर उन्हें वो एक वैली के रूप में विकसित हुए हैं तो कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फॉल्ट वैली के रूप में डेवलप हुए होंगे। अब जब उन्हीं वैली से होकर कोई रिवर अपना रास्ता बनाएगी तो क्या हो सकता है कि वो घाटी उसी रिवर के नाम से या उस स्थान के नाम से जानी जा सकती है। अब ऐसे ही देखते हैं जैसे MCT है, MCT को हम लोग कल क्या कहे थे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर हम डायग्राम को देखें और उसको फिर लैंग्वेज देने का प्रयास करें तो हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है कि MCT एक ऐसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से सेपरेट करता है या उसे अलग करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है या उसे अलग करता है। और ये एक कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में, किसके रूप में, संपीड़नात्मक भ्रंश के रूप में, एक घाटी के रूप में विकसित हुआ है, एक वैली के रूप में डेवलप हुआ है। और हम यही देखेंगे कि MCT को कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर वैली के रूप में जानते हैं, कश्मीर घाटी के रूप में जानते हैं। और इसी वैली से होकर झेलम नदी का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, झेलम नदी का प्रवाह होता है। अच्छा, अब दो चीज़ समझिएगा, जब MCT से झेलम नदी का प्रवाह होता है तो जब झेलम नदी इस घाटी के अंतर्गत या इस कश्मीर घाटी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के समीप वहाँ से यहाँ प्रवेश करती है कश्मीर घाटी के अंतर्गत, और लेक ऑफ बुलर से होते हुए, बुलर झील से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए, बारामूला क्षेत्र के पास से होकर इस कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है। और जब ये इस नदी इस घाटी के साथ बह रही होती है तो अपने साथ में वो हिमानी जलोढ़ निक्षेप लेके आते हैं। हिमानी जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन, अर्थात अपने साथ बर्फ़ के टुकड़ों को बहाकर लाती है। उसका वहाँ पर सेडिमेंटेशन होने के कारण, उसका वहाँ पर अवसादीकरण होने के कारण, जमाव होने के कारण या डिपोजिशन होने के कारण करेवा का विकास होता है। करेवा का विकास होता है, और वो करेवा का मतलब होता है कि एक ऐसी सॉइल का विकास हुआ है जहाँ पर कश्मीर में रहने वाले लोग वहाँ पर सैफरॉन की खेती करते हैं। सैफरॉन का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं केसर की खेती करते हैं, और वह मिट्टी केसर के लिए सबसे अधिक लाभदायक होती है, उपयोगी होती है। इसलिए श्रीनगर आप देखेंगे कि केसर के व्यापार का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। और साथ में आप देखेंगे अगर श्रीनगर के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि वहीं पर एक है पैम्पोर। पैम्पोर एक ऐसा प्लेस है, ऐसी सिटी है जहाँ पर केसर का सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ये सब बातें कहाँ के अंतर्गत हैं, कश्मीर घाटी के अंतर्गत है, और साथ में किसके अंतर्गत है, MCT के अंतर्गत है। अगर हमें इससे ही लैंग्वेज देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं कि MCT एक ऐसी भौगोलिक संरचना है या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसका विकास कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में हुआ है या संपीड़नात्मक भ्रंश के रूप में हुआ है, जो
ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करती है। साथ ही इसे MCT को या इसे कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, और इसी घाटी से होकर झेलम नदी का प्रवाह होता है, और इसी घाटी में जम्मू कश्मीर के अनंतनागपुर से झेलम नदी प्रवेश करती है, जो बुलर झील एवं श्रीनगर से होते हुए बारामूला के समीप जाकर कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है। इसी झेलम नदी के द्वारा हिमानी जलोढ़ निक्षेप, ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन होने से करेवा सॉइल का विकास होता है, जो केसर की कृषि के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही यहाँ श्रीनगर केसर के लिए उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है, और साथ ही वहाँ अवस्थित पैम्पोर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सैफ्रॉन एग्रीकल्चर या कह सकते हैं सैफ्रॉन कृषि या केसर कृषि का सबसे अधिक उत्पादन होता नहीं होता है। और जब ये बुलर झील से होकर जा ही रही है तो हम ये देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो बुलर झील है वो इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है ना। तो साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि बुलर झील क्या है, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है और सबसे बड़ी लेक है ना। तो हमारे पास अब बताइए इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है। जैसे अगर देखा जाए, अब इसमें देखना हमें कि पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देखें जो यूपीएससी हमसे संभावना रखता है। तो पहला क्या कह सकते हैं, MCT ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करती है, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि MCT को ही जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसी घाटी से होकर झेलम नदी का प्रवाह होता है या फ्लो होता है। चौथा हमसे पॉइंट क्या हो सकता है कि कश्मीर घाटी में झेलम नदी अनंतनागपुर के समीप से प्रवेश करती है, जो श्रीनगर एवं बुलर झील से होते हुए बारामूला से बाहर निकलती है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या देख लिया यहाँ पर, एक और पॉइंट, सॉरी तीसरा नहीं, एक और पॉइंट क्या देखा हमने कि बुलर झील इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है, जो कहाँ अवस्थित है, जम्मू कश्मीर अवस्थित है। आपसे कहा जाए कि इसके किनारे से या इसके पास से कौन सी रिवर निकलती है, तो झेलम रिवर निकलती है। हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि झेलम नदी अपने साथ जो ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशन करती है उससे करेवा सॉइल का विकास होता है, और ये करेवा सॉइल केसर की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। इसलिए श्रीनगर केसर के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है और बना हुआ है। साथ ही पैम्पोर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास आ गई है, हमारे पास आ गई। किसके संदर्भ में, MCT मतलब क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आपसे कहा जाए क्या है ये कि कंप्रेशनल फॉल्ट है, क्यों बना हुआ है कि कहीं ना कहीं कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव रहा होगा। ये सारी बातें आपसे रह सकती हैं, और यूपीएससी आप सवाल इसी रूप में कर सकता है। कोई भी सवाल करेंगे तो हम देने की हालत में रहेंगे। ठीक, तीसरा क्या है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। आपसे कहा जाए कि मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी एक क्या है, कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में एक वैली के रूप में विकसित हुआ है, जो क्या करता है कि यह आउटर हिमालय को मिडिल हिमालय से या लेसर हिमालय से या लघु हिमालय से अलग करता है। साथ में कहा कह सकते हैं हम लोग कि इसी MBF को जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर कोटली वैली के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तराखंड में दून वैली के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, दून वैली के नाम से जानते हैं। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या हो सकता है, अगर हम इसको लैंग्वेज दें, लैंग्वेज कैसे दे सकते हैं कि MBF एक ऐसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक संरचना है, जिसका विकास कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में हुआ है। यह एक ऐसी संरचना है जो मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। साथ में इसे हम लोग जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर कोटली वैली के नाम से और उत्तराखंड में दून वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए एक है HFF, जैसे हम क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो कहेंगे कि आपसे अगर यहाँ में देखा जाए तो हम ये देख पा रहे होंगे कि जो HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, वो एक ऐसा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है जो भारत के उत्तरी मैदान को, नॉर्थ प्लेन को शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय से अलग करता है। किस अलग करता है, शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय से अलग करता है। और साथ में क्या होता है कि इस हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ जब शिवालिक रीजन से होते हुए नॉर्थ प्लेन की ओर आती हैं तो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स का वो क्या करती हैं, उस क्षेत्र में HF वाले रीजन में जमाव करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। और डिपोजिशन करने के कारण यहाँ पर क्या हुआ है
गिरपदीय जलोढ़ मैदान का विकास हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेन का विकास हुआ है। किस विकास हुआ है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण होने से, डिपोजिशन होने से शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में, पीडमोंट रीजन में क्या हुआ है, एक जलोढ़ मैदान का विकास हुआ है। जलोढ़ मैदान का विकास हुआ है। अब दो चीज़ समझिए, अगर हमसे कहा जाए कि हिमालयन फ्रंट फॉल क्या करता है कि नॉर्थ प्लेन को किस सेलेक्ट करता है, शिवालिक हिमालय सेलेक्ट करता है। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब हमने क्या देखा कि एक ITSZ के बारे में जानने का प्रयास किया, दूसरा MCT के बारे में जानने का प्रयास किया, तीसरा MBF के बारे में जानने का प्रयास किया, उसके बाद HFF जानने का प्रयास किया। अब इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जो हमने हिमालय का उसका फॉर्मेशन, रिलीफ एवं स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया है, उन चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग पहले समझते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी अगर ना पढ़ें, हम बिल्कुल हम आपको ना बताएं तो कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है अगर आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो, कि ट्रांस हिमालय एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूरेशियन प्लेट पर सिचुएटेड है, अवस्थित है ना। तीसरी बात क्या हो सकती है, हमने देखा था कि यूरेशियन प्लेट्स का जब कॉलिजन हो रहा था तो सबसे पहले इंडियन प्लेट नहीं टकराई थी, कौन सी टकराई थी, 33C वाली प्लेट टकराई थी। तो 33C क्या हुआ था, वहाँ पर फोल्ड होने से एक फोल्ड माउंटेन के रूप में ट्रांस हिमालय का विकास हो गया था। अच्छा तीसरी बात, और हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में कि ये जान सकते हैं कि जब यहाँ 33C रहा होगा और उसके फोल्ड होने से ट्रांस हिमालय बना है, तो कहीं ना कहीं जो 33C में जो फॉसिल्स होंगे उसके अवशेष हमें आज भी मिलते होंगे, तो ट्रांस हिमालय मिलते ही मिलते हैं, ट्रांस हिमालय मिलते हैं हमें इस चीज़ का। दूसरी बात, अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं जानना है, कल की क्लास के आधार पर क्या कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर सिचुएटेड या अवस्थित एक संरचना है जो मूलतः पर्वत के रूप में विकसित हुई है। और तीसरी बात क्या जानना है कि इसका विकास 33C प्लेट के कारण हुआ है, इसलिए यहाँ हमें समुद्री जीवाश्म, मरीन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो, वेजिटेशन हो, कुछ भी देखने को मिलता है। ठीक, आपने ये देखा होगा कि हिमालय फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले किस हिमालय निर्माण हुआ था, तो हम देखेंगे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। ये बाद में बना, ये किस बना हुआ है, इंडियन प्लेट पर बना हुआ है, ये किस बना हुआ है, यूरेशियन प्लेट पर बना हुआ है। तो आप ये देखिएगा ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन या विकास अन्य हिमालयन माउंटेन रेंज से पहले हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बनने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय। कौन सी है, ट्रांस हिमालय। और हम क्या कह सकते हैं, इसी को घुमा दे तो क्या कह सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन रेंज में ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। ठीक, ये हम लोग कह सकते हैं। ये सिर्फ किसके आधार पर, हम लोग डायग्राम के आधार पर कह सकते हैं। ठीक, अब चीज़ों को और बेहतर समझते हैं, तो अब स्पेसिफिक रूप से समझते हैं ट्रांस को, हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को, मिडिल हिमालय को, शिवालिक हिमालय को, है ना, इन चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अच्छा साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि यूपीएससी के सिलेबस को तैयार करते समय उसमें दिए गए टॉपिक या शामिल टॉपिक हैं उनको तैयार करते समय यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन या मेरे द्वारा बनाए गए क्लास नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, वो सफिशिएंट है, तो कहीं ना कहीं ये समझना है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है और कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस को कोचिंग के द्वारा नहीं, हमें अपने द्वारा समझना है। सबसे पहले यूपीएससी की नोटिफिकेशन देखो, उसमें शामिल सिलेबस को देखो और शामिल टॉपिक को अच्छे समझने का प्रयास करो। अगर टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि यूपीएससी के द्वारा अब तक जो हमसे सवाल किए गए हैं, जितने पेपर हुए हैं, चाहे प्रीलिम्स लेवल पर हो चाहे वो मेंस लेवल पर हो, तो उनको आप देखेंगे तो आपकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और किसी को आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है कि आज के समय मार्केटिंग के उद्देश्य से कोई कुछ भी कहता जा रहा है, यूपीएससी क्लेम करता जा रहा है, ऐसा लगता है कि यूपीएससी का पेपर उसी घर से ही बनता है जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसके द्वारा की गई बातें सारी की सारी वो वहीं से निकालेंगे। तो इन चीज़ों से बचना है। हमें तैयारी करते समय सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस लेके आना है।
दूसरे के द्वारा दिए कॉन्फिडेंस के आधार पर अगर हम तैयारी को दिशा देते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि असफलता के चांस सबसे अधिक बन जाते हैं, है ना। सफलता जब है जब हम लोग तय करेंगे, दूसरा तय नहीं करेगा, है ना। एक मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों को देखा है, कल हमसे एक क्वेरी करने आए व्यक्ति, उनका भी मानना था, वो हमसे बोले कि सर हम यूपीएससी तैयारी इसलिए करना चाहते हैं कि अगर बन गए तो ठीक है, अगर नहीं बने तो कम से कम क्या होगा, तजुर्बा होगा। हमने कहा कि ये किन से प्रभावित है, तो आपको पता होगा कई लोगों ने इस लाइन को दोहराया है कि क्यों डरें, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, ये बात लोग कहते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं जिनकी एज 20 ईयर्स ओल्ड हुए हैं या मान ली 18 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस परसुएशन पावर के अंतर्गत आ जाते हैं, परसुएट हो जाते हैं और अपने आप यूपीएससी के सिलेबस को बिना समझे वो क्या करते हैं, बैग उठाए दिल्ली के लिए, देहरादून के लिए, जहाँ जो प्लेस फेमस है वहाँ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वहाँ 5-5, 10-10 साल देने के बाद लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उसके बाद समझ में आता है कि लाने गलत समझ लिए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर आप स्टूडेंट फेज में हैं, अगर स्टूडेंट वाले चरण में चल रहे हैं, तो इस लाइन का महत्व आपके लिए इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप यूपीएससी इसलिए करना चाह रहे हैं कि तजुर्बा होगा, डरना क्या है। अरे भाई तजुर्बा छोड़ो, भूत बन जाएगा आपका, है ना। तजुर्बा नहीं करना है, आईएएस बनना है तो बनना है, या यूपीएससी में कोई भी हमें सर्विस चाहिए तो लेनी है, नहीं है तो नहीं है। उस तजुर्बे करेंगे क्या आप, ये बताइए। जब यूपीएससी से फेलियर होने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो ना तो आपके घर वाले, ना तो आपके जितने सोसाइटी के लोग हैं, और ना तो आप खुद संतुष्ट होने वाले हैं उस तजुर्बे से। ये सब क्या है कि एक दो बात हमने कह के कविता की पंक्ति कह दिया, या हमने कोई ऐसी लाइन दे दिया जो आप पे अधिक इफेक्ट करती है और जो आपको अधिक परसुएट करती है, तो ये मार्केटिंग का साधन बन चुका है। और लोग भी आज अपेक्षा रखते हैं कि क्लास के बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाना चाहिए जिससे मज़ा आ जाए, है ना। तो यूपीएससी एक मज़ा का गेम नहीं है, एक सीरियसनेस का गेम है, जिसकी पहली पहचान प्रीलिम्स लेवल पर हो जाती है। मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम है 24 मई को, तो आप ये देखेंगे कि कम से कम मेरा ऐसा मानना है 10 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग कितने होंगे, अधिकतम 13,000 14,000 इसके आसपास होंगे, जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से होंगे। अब सोचिए बाहर होने वाले लोग कौन थे, तो बाहर होने वाले लोग वो थे जिन्होंने यूपीएससी को सीरियस न लेकर एक मजाक के तौर पर लिया और किसी न किसी लाइन से प्रभावित होकर निकल लिए, है ना। तो इन चीज़ों से बचना है, और विशेषकर किसी व्यक्ति के परसुएट होने से बढ़िया है कि खुद को चीज़ें पहले से अच्छी समझ लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना। अगर आप सिलेबस समझ गए हैं तो ये मान लीजिए आपकी आधी तैयारी हो चुकी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई यूपीएससी सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे कवर करेंगे, क्या करें, कैसे कवर होगा, कौन सा टॉपिक कवर करें, क्या नहीं करें। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई करने के बाद वो सारी एक्टिविटी कर रहा है जो उसे करना चाहिए। आप जब पढ़ने बैठ जाएंगे तो चीज़ें अपने आप कवर होती जाएंगी, और ना पढ़ने का मूड बनाएंगे तो कोई ना कोई मार्केट में बुक्स नया आ जाएगा, कोई ना कोई अपडेट होकर आ जाएगा, तो वो आपको क्या करेगा, बेचैन करेगा। तो यही तजुर्बा बेचैन करेगा। बहुत सारे मार्केटिंग डीलर क्या करते हैं, एक लाइन दे दी आपको, कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होना है, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो होना ही होना है। तजुर्बा नहीं, भूत का विश्वास होना है, और भूत दिखना स्टार्ट हो जाएगा दिन के समय, है ना। ये सारी बातें सिर्फ आपको समझने के लिए कुछ समझना है ना। तो आइए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय। एक हेडिंग बना लेते हैं ट्रांस हिमालय को लेकर। अच्छा, हमारे पास इसके लिए अभी हम देखा था, जो सुना है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये किस पर अवस्थित है, यूरेशियन प्लेट पर। तो कहेंगे यह यूरेशियन प्लेट पर सिचुएटेड, अवस्थित है, अवस्थित है, अवस्थित अवस्थित है। दूसरा पॉइंट हमसे और क्या हो सकता है कि यह 33C का फोल्ड होने से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो मरीन फॉसिल्स होते हैं हमें देखने को मिलेंगे, समुद्री जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा हमें, समुद्री जीवाश्म, मरीन फॉसिल्स, जीवाश्म मिलते हैं।
और जीवाश्म कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी जीव का हो सकता है, किसी वेजिटेशन वनस्पति का हो सकता है, ये हमें आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक, और हम लोग क्या देख सकते हैं, मैप में अब देखेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन देखेंगे वो आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है ना, फैली हुई एक संरचना है। संरचना, ठीक। अब एक बात हमें यहाँ और जान लेना है, ये जान लेना है कि यूसर पेपर है, ठीक है, बात है, जीवाश्म मिल रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट लेके नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, इसकी डायरेक्शन दिशा के बारे में जान रहे हैं। हमें ये जान लेना है कि जो ट्रांस हिमालय है वो रेन शेड रीजन में आता है। रेन शेड रीजन का मतलब होता है कि वृष्टि छाया प्रदेश। रेन शेड रीजन मतलब वर्षा के लिए क्या करे, वो एक परछाई के रूप में रहे, शेडो के रूप में रहे, अर्थात वहाँ पर प्रेसिपिटेशन वर्षा अत्यंत कम मात्रा में होती होगी। अब हम ये बात जानते हैं कि जिस क्षेत्र में या जिस रीजन में वर्षा सबसे कम होती होगी या अत्यंत कम होती होगी, वहाँ वेजिटेशन का अभाव होता है, वहाँ वनस्पतियों का अभाव होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ वनस्पति का अभाव देखने को मिलेगा, लैक ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा। उसकी वजह कि वर्षा का कम होना, प्रेसिपिटेशन का कम होना। प्रेसिपिटेशन कम होने की मुख्य वजह क्या है कि यह क्षेत्र रेन शेड रीजन में आता है। अब आपसे कहा जाए क्यों आता है, यहाँ बादल क्यों नहीं बनते, वर्षा कम क्यों होता है, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर के अंतर्गत, तो हम समझेंगे, है ना। तो कहेंगे कि यह क्षेत्र किस में आता है, एक रेन शेडो रीजन में आता है, रेन शेडो रीजन में आता है, जिसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तो जहाँ रेन शेडो रीजन होगा तो हमने देख लिया था कि वहाँ प्रेसिपिटेशन क्या होगा, अत्यंत कम होता है, अर्थात वर्षा की मात्रा वहाँ पर कम रहेगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। और जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती होगी वहाँ लैक ऑफ वेजिटेशन होगा, अर्थात वनस्पतियों का अभाव रहेगा, वनस्पतियों का अभाव होगा। ठीक, क्या होगा, वनस्पतियों का अभाव होगा। ठीक, ये सारी बात है। अब ट्रांस हिमालय के बारे में हमें एक इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ कि ये यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित है, जिसकी दिशा उत्तर पूर्व से नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक, और क्या पॉइंट हो सकता है कि इसका विकास तैतीस सी से हुआ है, इसलिए यहाँ पर समुद्री जीव या उनके फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या कह सकते हैं कि यह वह क्षेत्र है जो इंडियन मानसून के रेन शैडो रीजन में आता है, इसलिए यहाँ प्रेसिपिटेशन कम होने के कारण यहाँ पर लैक ऑफ वेजिटेशन है, वनस्पतियों का अभाव देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। ये सारी बातें क्या, अगर हम आपसे कहें कि इसका विस्तार या इसका एक्सपेंशन अधिकतम किस पर हुआ है, यूरेशियन प्लेट पर हुआ है, और यूरेशियन प्लेट के किस भाग पर हुआ है कि तिब्बत रीजन में हुआ है, इसमें हुआ है तिब्बत रीजन में हुआ है, तो इसे तिब्बतन माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बतन माउंटेन। तो एक पॉइंट और हम लोग देख सकते हैं जो हमें पहले देखना चाहिए था कि इसका विकास, कि इसका एक्सपेंशन, विस्तार कहाँ पर हुआ है, तिब्बत रीजन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तिब्बत रीजन में हुआ है, तिब्बत क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इसे तिब्बतन प्लेटू भी, प्लेटू नहीं, तिब्बतन माउंटेन भी कहा जाता है, तिब्बतन माउंटेन, तिब्बत पर्वत भी कहा जाता है, तिब्बत पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। तो अब एक बात समझें, अब अगर हम इसको दोबारा रिवाइज करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर सिचुएटेड एक मोदा पर्वत है या जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, जो लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो एक मोदा पर्वत के रूप में है, जो फोल्ड माउंटेन के रूप में है, जिसका निर्माण 33 सी से होने के कारण यहाँ पर हमें मरीन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, वनस्पतियों के, जीवों के हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है कि ये इंडियन मानसून के किस में आता है, रेन शेडो रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम होने के कारण क्या होता है कि वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है।
तीसरी बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन तिब्बत क्षेत्र में अधिक होने के कारण, इसका भौगोलिक विस्तार तिब्बत पर अधिक होने के कारण इसे तिब्बतन माउंटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तिब्बतन माउंटेन भी कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम काराकोरम जो ये ट्रांस हिमालय है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं का, माउंटेन रेंज का विकास हुआ है ना। कौन कौन से ग्लेशियर देखने को मिलते हैं हमें, जहाँ से यूपीएससी हमसे सवाल कर सकता है या पूछ सकता है, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको हटाते हैं, रफ करते हैं, चीज़ों को और जानने का प्रयास करते हैं। ट्रांस हिमालय का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, तो देखेंगे एक है इसमें काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, है ना, जिसे हम लोग कृष्णा गिरी रेंज भी बोलते हैं, पर्वत भी बोलते हैं। इसी में हम लोग देखेंगे एक और है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज है ना। इसी में हम लोग देखेंगे जिसे, अच्छा, लद्दाख रेंज को हम लोग अगर तिब्बत क्षेत्र में देखेंगे तो इसे ही हम लोग वहाँ पर कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं, है ना, अलग से नहीं। एक इसमें देखने को मिलेगा हमें जास्कर रेंज, क्या मिलेगा? जास्कर रेंज। 3 रेंज देखने को मिलेगी हमें। अगर हमने ट्रांस हिमालय क्लासिफिकेशन किया तो सबसे पहले देखा हमने कि इसके सबसे जो नॉर्थ साइड में जो रेंज है वो कौन सी है? काराकोरम। उसके साउथ में लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी, उसके बाद जास्कर रेंज देखने को मिलेगी। ये तीनों भाग किसके हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज़ देखना है कि काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में अगर आप देखेंगे तो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है सयोक नदी, सयोक रिवर, वो इसी वैली से ऊपर बहती है ना, इसी घाटी से क्या करती है? फ्लो करती है, प्रभावित होती है। तो इन दोनों को अलग करने वाली संरचना होगी। जैसे मान लिया हमने कि ये काराकोरम रेंज है, तो बीच में एक वैली बन गई होगी, ये हमने लद्दाख रेंज नाम दे दिया इसको। तो जो बीच में वैली बनेगी, इससे कौन सी रिवर आती है? सयोक रिवर आती है। कौन सी आती है? सयोक रिवर। सयोक रिवर क्या है कि इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। तो हम कह सकते हैं काराकोरम रेंज को लद्दाख रेंज से अलग करने वाली जो रिवर वैली है वो कौन सी है? सयोक रिवर वैली या सयोक रिवर है। ठीक, और इसी तरीका से लद्दाख रेंज, है ना, और जास्कर रेंज को जो अलग करती है उसे बोलते हम ITSZ, एसजेड कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका मतलब इस घाटी से या इस क्षेत्र से कौन सी नदी जाती होगी? एक तो इंडस जाती होगी, इंडस का मतलब सिंधु, है ना, इसी से। और एक कौन सी जाती होगी? सांगपो, तिब्बत की ओर, है ना। सांगपो को ही हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जो कि एक मेल रिवर है ना, जो सीधा आसाम से होते हुए और जाके गंगा में मिलते हुए सीधा कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में, है ना, बे ऑफ बंगाल में करती है। दो चीज़ समझे। अब हमें क्या जानना है कि लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज को एक जो संरचना है वो अलग करती है, वो कौन सी है? सयोक रिवर वैली है जिसको अलग करती है। जास्कर रिवर और लद्दाख रेंज के बीच में क्या है? ITSZ विकास हुआ, एक घाटी का विकास हुआ है जो इंडस और सांगपो नदी का क्षेत्र है, जो जास्कर रेंज को लद्दाख रेंज से अलग करती है। अब हम एक क्या कह सकते हैं, एक हम और देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि लद्दाख रेंज, जो लद्दाख पर्वत है वो क्या है? उसके उत्तर में नॉर्थ साइड में सयोक रिवर है और साउथ में ITSZ है। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, काराकोरम रेंज को हम कृष्णगिरी रेंज भी कहते हैं। अब काराकोरम जो हम माउंटेन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ माउंटेन्स हैं जो डेवलप हुए हैं, उनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो कुछ माउंटेन है, जो मेजर माउंटेन है, प्रमुख है, जो यूपीएससी आप सवाल कर सकता है, उनको जानते हैं। एक है आपका कसेर ब्रह्म, है ना, दशेर ब्रह्म है। दूसरा आपका क्या है? मसेर ब्रह्म है। इसमें देखेंगे एक है आपका K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, है ना, ऑस्टिन कहते हैं।
इसकी हाइट लगभग 8611 मीटर के आसपास है। ये आपको याद रखना आवश्यक नहीं है, सिर्फ जानना है। तो एक बात समझना है कि काराकोरम रेंज को इसका जो एलिवेशन पॉइंट है अधिक है, और दूसरा बात किस पर है, तिब्बत के रीजन में है, और किसके ऊपर है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर है। तो इसे बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जानते हैं काराकोरम रेंज को। तो इसे हम लोग किस नाम से और जानते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, ठीक, उच्च एशिया ग्रिड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात हमने देखा कि इस पर एक रेंज कौन सी है, K2 है, एक ब्रॉड पीक भी है। ये सभी वो रेंज है जिसकी जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो लगभग 8000 से अधिक है। लेकिन सबसे अधिक ऊंचाई काराकोरम रेंज पर जो है वो किसकी है, K2 की है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो काराकोरम की है कि ट्रांस हिमालय की है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये काराकोरम के होने के साथ साथ ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। आपसे कहा जाए कि ट्रांस हिमालय की है, कि ट्रांस हिमालय जो हिस्सा भारत में आता है ट्रांस हिमालय का, कि जो भारत में आता है, तो क्या ये भारत की सबसे चोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा भारत में आता है, और उसी भारत के ऊपर हमें क्या मिलता है, गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है। अब जब गॉडविन ऑस्टिन है तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ट्रांस हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक हो गई, तो इंडियन की भी सबसे हाईएस्ट पीक। अच्छा, ट्रांस हिमालय का मतलब ये नहीं सोच लेना है कि इसका यूरेशियन प्लेट विस्तार होने का ये यूरेशिया का भाग हो गया। इसका विस्तार कहाँ पर भी है, भारत में विस्तार है, ठीक, इतना दिमाग में रखना है। तो K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, साथ में ट्रांस हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, लेकिन इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8611 इसका ऊंचाई हो गया, ये हमें जान लेना है। तो आपको ये पता है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, बताइए हमें, माउंट एवरेस्ट है, जो किसका भाग है, ग्रेटर हिमालय का भाग है, ग्रेटर हिमालय का भाग है। और ग्रेटर हिमालय का भाग है तो कहाँ मिलती है वो, तो हम उसे देखेंगे नेपाल में, जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे ये नहीं कहेंगे कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है या हाईएस्ट पीक है। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक, दो चीज़ समझ गए। और लेकिन वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन, जो किस पर अवस्थित है, काराकोरम रेंज पर स्थित है। काराकोरम क्या है कि काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी है ना, नॉर्थ मोस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि काराकोरम रेंज है सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, इसके डायरेक्शन देखेंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट तक फैली हुई है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर फैली हुई संरचना है। अब हमसे कहा जाए कि ये तो सारी चीज़ हम देख लिए, इस काराकोरम रेंज पर जो ग्लेशियर हैं जो अधिक चर्चा में रहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कभी कभार यूपीएससी पूछ लेता है कि बताइए ये ग्लेशियर किस माउंटेन रेंज से संबंधित है या किस माउंटेन से संबंधित है, तो बताना पड़ सकता है। तो इसके बारे के बाद हम लोग अगर ग्लेशियर चर्चा करना चाहें काराकोरम रेंज के अंतर्गत, तो हम देखेंगे इसमें एक देखेंगे आप सियाचिन ग्लेशियर है ना, जिसपे आप लोग समझते भी होंगे, और दूसरा हम इसमें देखेंगे ब्यासो है ना, ब्याफो या ब्यासो ग्लेशियर। इसी को हम देखते हैं हिस्पर ग्लेशियर। आप लोग मैप साथ में रखेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपकी, है ना। इस पे देखेंगे तो आप लोग वाल्टेरो ग्लेशियर, वाल्टेरो ग्लेशियर इसी काराकोरम रेंज पर अवस्थित है, और इसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो कम से कम 72 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है क्षेत्र है। इसी सियाचिन ग्लेशियर से होकर एक रिवर निकलती है, उसे हम बोलते हैं नुब्रा, नुब्रा रिवर है ना, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है इसी सियाचिन ग्लेशियर से होकर, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होती है, निकलती है, जो नुब्रा रिवर वैली से होते हुए आगे बढ़ती है, ठीक। अब हमें ये देखना है कि जो नुब्रा रिवर है ना, एक ग्लेशियर रिवर है, तो क्या है कि ये पोलर रीजन के बाहर, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी क्या है कि एक रिवर वैली है, ग्लेशियल रिवर वैली है, हिम नदी है, क्या है, ग्लेशियर रिवर वैली है या हिम नदी है।
क्योंकि जितना यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलता है वो पोलर रीजन के बाहर एक ऐसा क्षेत्र है सियाचिन जहाँ सबसे अधिक हिमनद देखने को मिलेगा आपको। तो सियाचिन से निकलने वाली नुब्रा रिवर क्या है, पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ी हिमनदी क्षेत्र है। हिमनदी क्षेत्र मतलब क्या है, ग्लेशियर रिवर रीजन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आ गई। पॉइंट एक पॉइंट किसको आ गया, सियाचिन ग्लेशियर को समझ में आ गया। इससे कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा रिवर निकलती है, इसे हम हिम नदी बोलते हैं, ग्लेशियर रिवर बोलते हैं, जो अपने साथ बहुत सारे बर्फ के टुकड़े बहाकर लाती है। ठीक, और पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ी क्या है, ग्लेशियर रिवर, ग्लेशियर रिवर है ना, हिम नदी है। आपसे कहा जाए कि बैफू ग्लेशियर किस पर है, इसी पर अवस्थित है। काराकोरम रेंज पर अवस्थित है, इस पर इसी पर ही है। वोल्टेरो इसी पर अवस्थित है। ठीक, ये सारी बातें किस पर हो रही है, हमारी काराकोरम रेंज पर हो रही है, जिससे किस नाम से और जानते हैं, कृष्णगिरी रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक, काराकोरम रेंज जैसे ही आप साउथ में जाएंगे तो क्या मिलेगी, हमें यहाँ सयूक वैली मिलती है, जहाँ सयूक नदी का रिवर का क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है। उसके जैसे ही हम साउथ में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जैसे ही जम्मू कश्मीर क्रॉस करके आप देखें तिब्बत में पहुंचेगी तो इसे कैलाश रेंज के नाम से भी जानते हैं, है ना। वहीं पर आप देखें मानसरोवर लेक है ना, मानसरोवर लेक है जहाँ से इंडस रिवर का क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है। तो आप देखिएगा लद्दाख रेंज जैसे ही आप देखना चाहेंगे तो लद्दाख रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, जो सबसे हाईएस्ट पीक है तो आप उसे देखेंगे। लेकिन उससे अधिक हमें यहाँ जो यूपीएससी में एक जो सवाल बन सकता है हमसे, वो है एक माउंट राकापोसी। तो कहेंगे कि माउंट राकापोसी लद्दाख की एक ऐसी रेंज है, एक ऐसा माउंटेन है जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली है, स्टीपेस्ट स्लोप वाली क्या है, पीक है, चोटी है। तो लद्दाख रेंज पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो यूपीएससी की जो एक पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर माउंट राकापोसी है, क्या नाम है उसका, माउंट राकापोसी। तो ये क्या है कि वर्ल्ड की या विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली, तीव्रतम ढाल है ना, स्टीपेस्ट स्लोप है ना, पीक है ना, एक चोटी, वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट स्लोप, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जो किस पर अवस्थित है, लद्दाख रेंज पर। आप देखेंगे तो इसका इस तरीके से बनी हुई है। अब देखिए कोई भी संरचना फोल्ड बना हुआ है तो इसका ढाल कितना हुआ, बहुत अधिक तीव्र होगी। तो लद्दाख रेंज का अगर हम यूपीएससी में सवाल देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहाँ मिलती है, लद्दाख रेंज पर। इसका नाम क्या है, माउंट राकापोसी। ठीक, अब एक हम मिल रहा है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में इंडस और सांगपो नदी का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ठीक, अगर जास्कर रेंज की हम बात करें तो जास्कर रेंज का जियोलॉजिकल एक्सपेंशन या जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है वो कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय पर है। लेकिन इसका फॉर्मेशन